सर मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी, क्योंकि मुझे तो पिछले 8-9 महीने में बताया गया था ये फॉर्म 47 वाले हैं, इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है कि इनसे बात की जाए, बातचीत होगी तो इस्टेब्लिशमेंट से होगी। तो ये हालात, जज्बात किस तरह बदले होंगे आपके ख्याल में, या इसमें भी किसी थर्ड प्लेयर ने कोई किरदार अदा किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब खुद कह रही है कि जी हुकूमत के साथ के आए बैठे हमारे साथ बात करें, बात क्यों नहीं करते हमारे साथ? देखिए, एक मैं छोटा सा मंसूर साहब कमेंट करना चाहूंगा। वो जो जनरल फैज के हवाले से पहले पीछे बात हो रही थी। जी जी अभी आपको पता है जनरल फैज के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, उसकी आज ही जंग न्यूज में अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि 50 के करीब सियासतदानों से उनके कोई राब्ते वगैरह भी थे, और रिटायरमेंट के बाद कोई राब्ते वगैरह हैं, वो पूरी पूरी तफसीलात उसमें लिखी हुई है। लेकिन हमारे जो मौजूदा वजीर दिफा हैं, उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा था कि 2019 में जब वो हाजिर सर्विस थे, उन्होंने बुला के मुझे पंजाब की हुकूमत ऑफर की थी और पाकिस्तान की हुकूमत ऑफर की थी। जी उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि उसने पैगामात भिजवाए थे कि मुझे चीफ बनवा दें, वो माफिया मांगता रहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो हाजिर सर्विस चीफ था, उसको मैंने इलेक्शन की रात को राब्ता किया और बताया कि मेरे साथ मुझे फॉर्म 45 नहीं मिल रहा। तो ये जो सारे राब्ते हैं, क्या इनके ऊपर भी कोई इंक्वायरी होगी, या फिर जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर ही बात होती रहेगी? बिल्कुल ठीक। तो इसलिए कि अगर हाजिर सर्विस वो सियासत में इन्वॉल्व थे, वो तो एक बड़ा इशू है, तो मेरे ख्याल में उसको देखने की जरूरत नहीं है। और तो दूसरा इसमें आपने कहा, अतर साहब, ये जो आपके फरमा रहे हैं जो 2019 में जनरल फैज ने जो ऑफर कराई, ये जिसका ख्वाजा आसिफ जी साहब जी, जिक्र कर रहे हैं, आपकी नजर में ये वाला इल्जाम भी इनकी चार्जशीट में डाल देना चाहिए? देखिए अब क्या उनका आइन कानून, उनका जो हलफ ये इजाजत देता है कि एक सर्विंग जर्नल जो है वो किसी को हुकूमत ऑफर कर रहा हो? बिल्कुल और सही कह ये रहे हैं। बात मैं, आप या कोई और सहाफी नहीं कर रहा, बिल्कुल ये ठीक। मौजूदा वजीर दिफा कह रहे हैं। बिल्कुल। और ये ये मौजूदा, ये अतर भाई, इन्होंने ये बात मेरे ही इंटरव्यू के अंदर, मेरे प्रोग्राम के अंदर ही बैठ के सबसे पहले ये बात कही थी। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये वाली चीज भी चार्जशीट में डाल देनी चाहिए और ख्वाजा बिल्कुल आसिफ साहब से गवाही लेनी चाहिए इसके ऊपर। गवाही लेनी चाहिए कि जनाब वो कैसे ये सारे कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि वो उनको जो DGISI लगाने वाला मामला है, जब जनरल फैज के ऊपर पहला निजी हाउसिंग सोसाइटी वाला इल्जाम लगा था, उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा थे। हम्म जिस वक्त मेजर जनरल फैज हमीद थे, हम्म उसके बाद वो लेफ्टिनेंट जनरल बने, उसके बाद वो DGISI बने, उसके बाद वो कोर कमांडर बने, और उसके बाद वो रिटायर्ड होके घर चले गए। जी और फिर बाद में ये सारी चीजें सामने आई। तो सिस्टम में ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैसे इतना संगीन एक इल्जाम था और वो शख्स उसके बाद इतने इंपॉर्टेंट ओहदे पे जाके बैठ गया और जो नेशनल सिक्योरिटी का मतलब आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ। और उस जमाने में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की नून लीग की हुकूमत ने, जिस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा ये थे। एक्चुअली अब जो है वो, एक्चुअली अतर साहब, ये एट द एंड ऑफ द टेन्योर जो है ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त। जी जी जी, चौधरी निसार जो थे वो वजीर दाखिला हुआ करते थे मुस्लिम लीग नून की बिल्कुल गवर्नमेंट के बिल्कुल, अंदर, और उसके बाद इनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो आ गई थी। और अल्टीमेटली फिर हम जानते हैं कि DGISI के ओहदे के ऊपर जो है वो जनरल फैज को बिठा दिया गया। अब मैं हैरान ये हूं जी जी, कि उनकी जो फाइल बनी होगी उस वक्त की, क्या उनकी फाइल के अंदर ये वाकया नहीं होगा? वरना छोटे से छोटा वाकया भी किसी भी ऑफिसर के हवाले से हो, वो लिखा जाता है कि जनाब ये वाकया हुआ है, इसमें इसका बिल्कुल। नाम आ रहा है या ये इल्जाम आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है कोई हो गया। सर मैं मुज़ाकरात के हवाले से वो मैंने एक सवाल किया था, अगर आप उसका जवाब दे जी दें। जी, जी देखिए मुज़ाकरात के हवाले से मेरे पास जो खबर है, और मेरी कल ही किसी बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत से बात हुई, बल्कि बैरिस्टर गौहर का मैं नाम ले देता हूँ, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं, उन्होंने ये बताया कि अभी खान साहब ने हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात करने की इजाजत नहीं दी है। अच्छा। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने खुद फरमाया। तो और जो कहते हैं कि अगर हुकूमत कोई वफ्द बनाती है, तो फिर उसके बाद हम दोबारा खान साहब से इजाजत लेंगे, तो वो हम हुकूमत से बात करेंगे। अच्छा। तो अब मुझे नहीं पता कि ये जो कमेटी बन रही है ये किससे मुज़ाकरात कर रही है। इसलिए कि हुकूमत के अंदर फिर दूसरी दीगर जमातें भी हैं, उनसे कोई बात हो रही है, या महमूद अचकजई साहब या मौलाना साहब, उन नहीं लोगों अथर को भाई, एंगेज किया। अथर भाई, ये तो खबरें आ रही हैं कि स्पीकर के चेंबर के अंदर जो है वो कोई सिलसिला बन रहा है, या सादिक साहब के साथ बातचीत चल रही है। तो ये एवी तो नहीं 5 रुकनी कमेटी बना दी होगी ना मुज़ाकरात के लिए? ये जाहिर बात है अब ANP के साथ मुज़ाकरात तो नहीं करेगी, अगर तो करेगी तो जी
बिल्कुल, तो वो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस पे चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है इस वक्त, कोई ये समझ हम नहीं आ रहा। हुकूमत बैठी है ना सर, हुकूमत बैठी है, जरा इनसे पूछ लेते हैं, हुकूमत हमारी रहनुमाई करे। इख्तियार ये साहब। वैसे मैं जी जी। छोटी सी बात ऐड जी कर दूं, जी। ये इख्तियार वली साहब भी जो है ना, ये भी इनको आप ऑपोजिशन ही समझे मेरे भाई ये को। जब बेख्तियार ये है। हुकूमत आती है इनको कोई याद नहीं करता। ये जब जेल जाना हो, कोई ऐसा मसला हो, उसमें इख्तियार वली काम आता है, बाकी हुकूमत में इख्तियार वली को आप ऑपोजिशन ही समझें। इख्तियार भाई, आप कितने इख्तियार वाले हैं, कितने बेख्तियार हैं, बताइए।